मैं सनातन कुमार यादव, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पद्मा, क्लास 10 जय प्रक्रम चैप्टर बायोलॉजी का। इसके पहले हम बहुत सारा क्वेश्चन समझाए हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गया था। आज हम बचे हुए क्वेश्चन को फिर से हम समझा रहे हैं। तो देखिए, जहाँ से हम समझा के ख़त्म किए थे वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार हमारा फेफड़ा अभिकल्पित है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा छूट गया है। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए हमारा जो फेफड़ा है, यहाँ पर फेफड़ा लिखाएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा सा छूट गया है। किस प्रकार अभिकल्पित किया गया है, मतलब उसका किस तरह से डिजाइन किया गया है, समझिए। हम जो सांस लेते हैं तो वो सांस से क्या होता है, हमारे सांस मार्ग के द्वारा जाता है और फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों में जाकर क्या होता है, लास्ट में एक जो गुब्बारे जैसी रचना होती है जिसे हम कुपिका कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, उसमें जमा रहता है। तो उसकी जो कुपिका है, एल्वियोली है, उसकी भित्ति बहुत ही पतली होती है और रुधिर वाहिकाओं, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी होती है, जिसके चलते रुधिर वाहिकाओं और ब्लड यानी रक्त के बीच में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। मतलब ऑक्सीजन जाना और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, ये प्रोसेस होते रहता है। क्यों होता है? क्योंकि कुपिका जो है, एल्वियोली है, वो एक बहुत ही पतली भित्ति वाली रचना है और रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी होती है, जिसके चलते सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, वो अधिक बढ़ जाता है और ब्लड और रुधिर वाहिकाओं के बीच में आसानी से गैसों का एक्सचेंज, आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। यहाँ परिणाम लिखा हुआ है, परिणाम हो सकते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है, हमारे शरीर में, ब्लड में, खून में एक लाल रंग का कण पाया जाता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करके, ले करके वो शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। अगर किसी कारणवश सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें सही ढंग से हमारे कोशिका को ऊर्जा नहीं मिलेगा, और जब ऊर्जा नहीं मिलेगा तो हमारा जीना संभव नहीं है। तो इसकी जब कमी हो जाता है हीमोग्लोबिन का, तो नुकसान क्या होता है, नुकसान यही होता है कि हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सही ढंग से उचित मात्रा में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पहुंचाने का काम तो हीमोग्लोबिन करता है, और हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो कैसे ऑक्सीजन पहुंचेगा सभी कोशिकाओं तक, नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए हीमोग्लोबिन के कमी से क्या होता है, हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं पहुंच पाता है, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है और हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम अपने ढंग से समझा दिए। और हीमोग्लोबिन के जब कमी हो जाता है तो कुछ और भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होते हैं, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो ऑक्सीजन शरीर के सभी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, हमें कमजोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है। हम थोड़ा सा भी काम करते हैं तो थक जाते हैं, थकावट महसूस करते हैं, और ये सब किसके वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के वजह से। यानी हीमोग्लोबिन की कमी के वजह से शरीर में चिड़चिड़ापन, थकावट, कमजोरी इत्यादि महसूस होती है। ये सब लक्षण है। देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। यह किस प्रकार
यह क्यों आवश्यक है? यह क्यों आवश्यक है? देखिए, परिसंचरण का मतलब क्या होता है हम पहले भी समझा चुके हैं। इसके पहले हम हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं। हमारा बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करने का काम कौन करता है? तो हार्ट करता है, और कुछ रक्त नलिकाएं इनमें सहयोग करती है। वो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। तो इस तरह शरीर के सभी कोशिकाओं तक जब ब्लड पहुंचता है तो इसी प्रक्रिया को हम लोग परिसंचरण, रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप हार्ट का जो फिगर है उसको आप सामने में रखिए, जो वीडियो में समझाए थे, उसके बाद इसको समझिए तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे हार्ट के फिगर में कि सबसे पहले ब्लड कहाँ से आता है? सुपेरियर वेना कावा से आता है और राइट ऑरिकल में जमा होता है। राइट ऑरिकल में जमा होता है तो फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद फिर कहाँ जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़ों में जाता है और वहाँ शुद्धिकरण होता है। और जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध हो जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड बन जाता है। और वो फिर कहाँ आता है? लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है, दोनों नाम एक ही है। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद एरोटा के द्वारा पूरे शरीर में वितरित हो जाता है, चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले आप हार्ट का फिगर रखें, हम वहीं से उसको समझा रहे हैं। एक बार फिर देखिए, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड है हमारे हार्ट से एक चक्र पूरा करने में 2 बार गुजरता है, इसीलिए हमारे शरीर के रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। 2 बार गुजरता है। कैसे 2 बार गुजरता है? सबसे पहले ब्लड आता है राइट ऑरिकल में, राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, उसके बाद फुफ्फुस धमनी के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में जाता है शुद्ध होने के लिए। तो इस तरह से हार्ट से निकल करके कहाँ जाता है? फेफड़ा में, लंग्स में, और उसके बाद फेफड़ा में शुद्ध होकर के फिर हार्ट में आता है। कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम के बाद आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वहाँ से महाधमनी के द्वारा, एरोटा के द्वारा पूरा बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से देखिए, ब्लड 2 बार क्रॉस किया हमारे हार्ट को। कैसे क्रॉस किया? पहले तो राइट ऑरिकल में आया, ऑरिकल का मतलब एट्रियम, दोनों नाम चलता है। राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, फिर फेफड़ा में गया। तो फेफड़ा में गया तो हार्ट को तो छोड़ के चला गया फेफड़ा में, और फिर वहाँ से आया लेफ्ट एट्रियम में। तो इस तरह से 2 बार क्रॉस किया कि नहीं? तो इस तरह से हमारा बॉडी में जो ब्लड है हार्ट के थ्रू एक चक्र पूरा करने में 2 बार गुजरता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसको समझते समय अब हार्ट के फिगर को जो हम बताए हैं पहले, उसको सामने में रख करके समझिए। जाइलम तथा फ्लोएम के वहन में क्या अंतर है? हम इस क्वेश्चन को कई बार बताए हैं। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज लवण का अवशोषण करता है, उसका परिवहन करता है। जाइलम जल और खनिज लवण जो जड़ के द्वारा अवशोषित होता है उसको परिवहन में मदद करता है, और फ्लोएम क्या करता है? भोजन का परिवहन करता है। तो जल और खनिज लवण का जो परिवहन होता है सिर्फ ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपरी मुखी दिशा का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाता है। जड़ क्या करता है? जल और खनिज लवण को, किसका जड़? पौधे का जड़ जल और खनिज लवण को मिट्टी से सोख लेता है, अवशोषण करता है, और वह जाइलम के थ्रू ऊपर दिशा में बढ़ता है और पूरा बॉडी पार्ट्स में, प्लांट के बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। इस तरह से ऊपरी दिशा में इसका परिवहन होता है। इसमें जल और खनिज लवण का जो परिवहन हुआ, इसमें वाष्पोत्सर्जन क्रिया जो हो गई वो इसमें मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के कारण ही जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? पहले भी हम बता चुके हैं। हमारा जो पेड़ है उसके पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं इंग्लिश में। उसके द्वारा बॉडी के अंदर में जो है, प्लांट के बॉडी के अंदर में जल है वो भाप बन करके उड़ते रहता है। इसी क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पानी जो हो गया प्लांट से निकल करके हवा में, वायुमंडल में मिलते रहता है। जब एक क्रिया होता है वाष्पोत्सर्जन, तभी जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है जड़ से, और ऊपरी दिशा में फिर जा करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
फ्लोएम से क्या आता है, भोजन का परिवहन होता है। तो भोजन का परिवहन कहाँ कैसे होता है, दोनों डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर प्लांट में, पौधे के शरीर में नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, मतलब हर डायरेक्शन में होता है। चलिए, जो क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या समझ में नहीं आया हो उसको आप कमेंट करें, बोलिए, उसको हम फिर से समझाएंगे। हम कोशिश किए हैं कि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए, इसके लिए हम वीडियो भी बनाए हैं, आप इस सब को नोट कर लें। और आज तक बस इतना ही।